हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर, ये दृष्टि का आपका टेस्ट नंबर 2 है और जो फुल लेंथ है ना, जीएस फुल मॉक टेस्ट है ये। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और जीएस आप जानते हैं कि दृष्टि कोचिंग एक बहुत अच्छी संस्था है और इसका कोई ऑफिशियल देखिए ये प्लेटफॉर्म नहीं, बट आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसी को पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। तो जो कि चैनल पर नया है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है 17 मार्च को आपका पीसीएस वाला, तो उनको तक ये पेपर पहुंचाएं, चैनल को शेयर करें। देन आपको यूपीएससी 26 मई को जो होना है उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इसी कोचिंग के विजन आईएएस दृष्टि के इन सब के मॉक टेस्ट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। पैटर्न देखें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। लिखा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान इस टाइम पे आपका 8वां था। ठीक है, दरअसल क्या है, जो स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है आपकी IQ एयर, ये द्वारा इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और लगभग आपके 131 इसमें कंट्री हैं जिसमें भारत का स्थान है वो 8वां है। ठीक है, और इसमें जो PM 2.5 स्तर से लेके 53.3 ग्राम तक इसमें मेजर किया जाता है। तो जो सबसे जो प्रदूषित शहर की बात करेंगे तो आपका वो आपका चाड हो जाएगा, फिर उसके बाद इराक आ जाएगा, इराक के बाद आपका पाक आ जाएगा, फिर बहरीन है, बांग्लादेश है। और सबसे हम यहाँ प्रदूषित शहर की बात करें तो लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और उसके बाद चीन में होटन और राजस्थान में भिवाड़ी। दिल्ली का जो विश्व का सबसे दूसरा प्रदूषित राजधानी है, ओके, जिसमें चार्ट का एसन जमेना इस सूची में शीर्ष पर, फिर आपकी दिल्ली आ जाए। राजधानी की बात की थी, थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो रहते हैं, डिस्कशन इनका वो कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, कौन सी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी की है। तो किस संगठन ने इसको जारी किया। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया। किसके द्वारा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो की अगर बात करें तो इसरो दरअसल ये जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, इसी के द्वारा इसको जारी किया और देश में भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत मार्गदर्शिका है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इसरो के द्वारा इसको किया गया राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में लिखा है प्रत्येक वर्ष क्या लिखा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और इस बार का जो विषय है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। थोड़ा डिस्कस कम करेंगे क्योंकि पेपर और भी कवर करना है, 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, कौन सा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। देखिए डिस्कशन थोड़ा कम करेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए रहेगी तो आप रैंकर मेकर GS करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, लगभग 90+ लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये PDF मिल जाएगी। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ये 2023 का जो है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। और इसी के अभियान के तहत क्या हुआ था, वो एक अभियान चला था कैच द रेन, 2023 का शुभारंभ भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में लिखा है कि आपका एरिथेनो, थोड़ा छोटा हो जाए, क्या लिखा है 5 क्वेश्चन नंबर लिखा एरिथ्रोटॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि पहले में एक कृत्रिम मधुरक है जो तिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। दूसरे में लिखा है एरिथ्रोटॉल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सही हैं। या एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक को बढ़ने से जोखिम से जुड़ा है ना। शोध के नतीजों से पता चलता है कि एरिथ्रोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है और रक्त में थक्का बनाते हैं। चलिए अब जिनका इसका उपयोग करेंगे तो जैसे मोटापा है, मधुमेह है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब में इसको यूज कर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में लिखा है कि मार्च 2023 में भारत और के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड क्रूज हुए थे।
बताइए। बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था, तो किसके साथ किया गया था कि सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के बीच आपका सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वां ये संस्करण आयोजित किया गया था, और ये जोधपुर में आपका किया गया था। जोधपुर जो सैन्य स्टेशन पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास वहीं पे किया गया था। मेजबानी तो भारत की जो नौसेना थी उसने की थी, भारतीय सेना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या है? 7 में लिखा है कि कलक्कड़ मुंठन थुर्रई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपको बताना है कलक्कड़ थुर्रई मुंडे ये कहाँ पे। तो जैसे नाम वैसे ही आप लगा सकते हैं आइडिया, तमिलनाडु में ना। कलक्कड़ मुंडन थुर्रई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है, और यहाँ पे 127 वर्ष पूर्व 1893 में श्रीलंका में देखा गया था कि दुर्लभ कीट जो प्रजाति उन सबको कीट प्रजाति वो उसी के नाम पे इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में लिखा है कि अट्टुकुल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बताइए। अट्टुकुल पोंगल त्यौहार की बात करेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ये केरल का त्यौहार है और ये केरल में मनाया जाता है। केरल राज्य के जो तिरुवनंतपुरम में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और हाल में इसे विश्व की सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है, और इस उत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि बाड़ी बरोरा, कौन सा? बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का, एक मिनट क्वेश्चन हाइड हो गया, विश्व का 200 मीटर, फिर से देखते हैं। बाड़ी बरोरा राजमार्ग स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया। तो किसका नाम रखा गया? बाहुबली है, बाहुबली के नाम से है, और उसी का नाम आपका बैम्बू क्रैश कैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ में ये बाड़ी बरोदा राजमार्ग स्थापित है। वहीं पे इसको सभुबल्ली नाम से नाम दिया गया। क्या? सभुबल्ली, बाहुबल्ली वही सभुबल्ली, उसी का नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। किस भारतीय वो मार्ग बना था? किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? तो कटलेस एक्सप्रेस 2023 में किसने भाग लिया? वो आपका आईएनएस तिरकंद हो जाएगा। आईएनएस तिरकंद ने आपका इसमें भाग लिया, और ये 26 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2023 तक ये खाड़ी क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 में लिखा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में एबल पुरस्कार जीता है? तो एबल पुरस्कार 2023 किसने जीता? वो ए हो जाएगा, लुइस कैफ्रेली ने ये आपका पुरस्कार जीता है। किसने? लुइस कैफ्रेली ने। लुइस कैफ्रेली ने मुक्त सीमा समस्याओं तथा मोंगे एम्पियर समीकरण सहित आरेरिक जो आंशिक अवकलन समीकरण के द्वारा इसके लिए जो नियमित सिद्धांत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 का जो एबल पुरस्कार इनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में लिखा है निम्नलिखित में से कुछ और होगा नीचे, छोटा कर लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, कौन सा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता? आपका वो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला है। डी में क्या लिखा है देखते हैं एक बार। तो डी में आपके लिखे पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे, छोटा ही कर लेते हैं। किसने जीता? ये पहला और दूसरा दोनों है, निखत जरीन ने और आपका पहला और दूसरा, और लवलीना बोरगोहेन ने, तो इन दोनों ने जीता है। निखत जरीन की बात करें तो इन्होंने दूसरा ये विश्व खिताब है, और लवलीना बोरगोहेन है ये इनका पहला खिताब है। तो इस वर्ष बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और इसका आयोजन आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो IBA द्वारा किया जाता है, और IBA का उद्देश्य ओलंपिक चार्टर की आवश्यकताओं तथा विचारधारा के अनुरूप विश्व भर में मुक्केबाज के खेल बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है कि आपका क्या लिखा है? कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? तो कौन सा आपका जो घटक है विशेष वनस्पति पैटर्न के आकार में सबसे अहम भूमिका निभाता है? वो 13 का आपका सी हो जाएगा। बर्षण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बर्षण। वर्षा और हिमपात दोनों बर्षण के रूप में है जो वनस्पति वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
14 में लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का है वो आपका बी हो जाएगा, पहला और तीसरा आईएलओ द्वारा और यूनिसेफ द्वारा। दरअसल आईएलओ का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ आपका ये भी यहाँ पे दरअसल संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। और इसमें क्या है ना, मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन के लिए ये चीज़ें चलाई गई। आईएलओ जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है और जिसका शीर्षक आपका यही रखा गया, क्या, मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन के लिए एक अच्छे प्रोटेक्शन बनाना। और इसमें थोड़ी बात करें 0 से 18 वर्ष की जो आयु के 1.77 मिलियन बच्चों के लिए पारिवारिक नगद लाभ उपलब्ध है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में किसमें वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है। तो भारत की क्या पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन है आपकी कि निम्न माध्यम आय वर्ग की, है ना। तो वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 के संदर्भ में अगर देखें तो भारत की निम्न माध्यम आय वर्ग देश में आता है और इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में 9वां संस्करण है जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाली विधियों एवं विनियमों का विश्लेषण करती है। इसके 8 संकेतक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है, बताइए। इंटरनेशनल वुमेन डेज 2023 की थीम क्या है, तो थीम यहाँ पे हो जाएगी डी वाला, डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार को प्रौद्योगिकी, है ना, नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी आपका यहाँ पे सही है। यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और 2023 की थीम आपकी डिजिटल ये वाली होगी जो बता दिया जस्ट आपको। तो पहली बार इसकी बात करें तो 1911 से स्टार्ट हुआ था। 1911 में ये क्लारा जेटकिलिन द्वारा मनाया गया था जो एक जर्मन महिला थी ना। इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और फिर उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के द्वारा हुई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 में मनाया गया था। मतलब पहली बार तो यहाँ होगा तो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब मनाया गया आपका तो 1975 में इसको मनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 को। 17 में लिखा है दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है। तो दोहा आपका राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है वो बताना। 17 का ए हो जाएगा। ये सबसे कम विकसित देश है। कैसा है दोहा राजनीतिक घोषणा पता है, ये अल्प विकसित देशों में LDC 5 पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ये विश्व नेताओं द्वारा से दोहा राजनीतिक घोषणा के जो अंगीकरण के साथ संपन्न हुआ था और ये आपके सम्मेलन कतर में संभावना में समृद्धि तक विषय तक आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैंने अब कहा ना मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, GS रैंकर मेकर GS करके है टेलीग्राम पर चैनल। दरअसल इस पर थोड़ा डिस्कस कम करेंगे, चीज़ों को जल्दी भी कवर करानी बहुत हो जाता है। प्रोटॉन बीम थेरेपी PBT का उपयोग क्या लिखा है, प्रोटॉन बीम थेरेपी PBT का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ये कैंसर के लिए PBT किया जाता है। PBT एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन की किरण या बीम का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज राइट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में लिखा है कि अमेजन वर्षावन उन्मूलन, कौन सा अमेजन वर्षावन उन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है। तो इसमें प्राथमिक कारण है वो कृषि विस्तार होता है। क्या होता है अमेजन के जो वर्षावनों में उन्मूलन है इसका जो प्राथमिक क्या है तो कृषि विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, कौन सा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये आप आराम से बचा देंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, पीस जहाँ लगा है शांति के लिए तो करेंगे ना, आतंकवाद को थोड़ी बढ़ावा देंगे, तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस में से IEP के नाम से भी या नामक ये थिंक टैंक द्वारा इसे टेररिज्म ट्रैकर के डेटा का उपयोग करके प्रकाशित किया जाता है। GTI में भारत इस बार में 13वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमलों और मौतों में कमी के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश बना रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करें, ये आपका कर्नाटक रहेगा, इसने यहाँ पे शीर्ष रैंक हासिल की है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो यहाँ पे आपका सही है। फिर दूसरे स्थान की बात करें, तमिलनाडु को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा, उत्तर प्रदेश को इसमें 18वें स्थान पर रखा है। हम यूपी की बात कर लेते हैं, बस 18वें स्थान पर है क्योंकि यूपी का पेपर देना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। हाँ ये 22 वाली रिपोर्ट चली गई अभी तक क्योंकि न्यू रिपोर्ट नहीं आई ना। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मतलब TEMPO मिशन लॉन्च किया है? TEMPO मिशन लॉन्च किसने किया है? 2022 का बी हो जाएगा। ये नासा के द्वारा से लॉन्च किया गया है। ट्रोपोस्फेरिक्स एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशंस, टेम्पो इसका फुल फॉर्म है क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशंस, तो इसको नासा के द्वारा शुरू किया गया। दरअसल इसमें है क्या कि फ्लोरिडा से ये SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषकों और उसको उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी करने की अनुमति दी गई। टेम्पो का जो उपकरण है जो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर जो प्रकाश और पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लिखा है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? तो 2023 के यहाँ पे सी हो जाएगी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा को यहाँ पे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है और मार्च 2023 में इसे भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में लिखा कि कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। यह संबंधित किससे? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कौन सा? कम्बम अंगूर। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बन जो पनीर थराई जिसे कम्बन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेतक आपका GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान किया गया है और ये तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में कुमुंग घाटी के दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। प्रत्येक वर्ष ये फुल लेंथ टेस्ट भी ये पूरा कंप्लीट 150 क्वेश्चन है और कम्बाइनेशन से फुल लेंथ है। इसमें प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है बताइए? हाँ डेज का क्वेश्चन दिवस का पूछ दिया जाता है तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मतलब नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है और ये 1919 से मुंबई के में से लंदन तक पहली जो भारतीय वाणिज्यिक पोत जैसे हम SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में इसको मनाया जाता है और ये भारत के व्यापारिक जहाजरानी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ओके वर्तमान में भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मात्रा के संदर्भ में 90% और मूल के संदर्भ में 77% है जो समुद्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में लिखा है गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हम हिकिकोमोरी क्या लिखा है? हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश से प्रचलित है? मतलब ऐसे वर्ड आते हैं इनको प्रैक्टिस जरूर है। दरअसल एग्जाम में आए तो ये ना लगे कि इनको हमने देखा नहीं, तो फिलहाल तो ऐसे प्रैक्टिस कर ही लो ना। इतने क्वेश्चन आंखों के सामने से निकाल दो कि कहीं ना कहीं कुछ भी पूछे लगेगा कि एक बार इसको हमने पढ़ा था तो आ ही जाएगा। गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हम हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश से प्रचलित है? तो 26 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ये जापान के द्वारा चला। 1990 के दशक में उन युवाओं या वयस्कों का वर्णन करने के लिए ये मनाया जाता है जो समाज से अलग हो गए थे और लंबे समय तक अपने घरों में अलग थलग रहे थे।
तो जापान में अनुमानित 1.5 मिलियन कामकाजी उम्र के लोग हैं जो अलगाव में रहे थे, जिसे हम हिकिकोमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण वे सामाजिक संपर्क से बनते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के विषय में चिंताएं बढ़ जाती हैं। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, तो बताइए बैसाखी महोत्सव कहाँ किया जाएगा? भाई जहाँ मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इस टाइम पे मोस्टली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी फेस्टिवल्स मनाए गए वो बहुत कंपलसरी, कोई भी जो भी योजनाएं हैं कुछ भी है, ये बहुत पूछा जा रहा है। तो ये बैसाखी महोत्सव 2023 का जो जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की जो डोंगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए ये किया गया था, और 13 से लेके ये 15 अप्रैल तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्टेटमेंट भी है। चलिए 28 में लिखा है कि भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताने। यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल पहला ही सही है। यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। दरअसल भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो भारत की जो बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए, और जिसमें पिछले 4 वर्षों में 6.7% की वृद्धि को जो दर्शाता है, और बाघों की जो गणना में भारत के 20 राज्यों के जो वन आवासों को शामिल किया गया था, और इसमें लगभग आपके 32,588 स्थानों पर कैमरा लगाए गए थे, और इनसे आपके 47,08,188 तस्वीरें ली गई थी। अभी आंकड़े ज़रूरी नहीं, बट इतना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में लिखा है कि भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, देखो मैंने ऑपरेशन कावेरी किया और इससे रिलेटेड और भी बता दिए थे। सूडान से कावेरी चलाया गया था, सूडान से निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये फुल मॉक टेस्ट है। विश्व विकास रिपोर्ट, कौन सा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो किसके द्वारा? ये आपका विश्व बैंक के द्वारा की जाएगी, है ना, क्योंकि विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज प्रकाशित की है, और इसके अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हो सकती है। और आय में वृद्धि अमेरिका में प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीय नागरिकों की आय में लगभग 500% की वृद्धि देखी गई। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में इसमें लगभग 300% की वृद्धि देखी गई। देख रहे हो भैया, तो ये बाहर जा के खूब कमा रहे हैं, है ना। तो फिर मैक्सिको, अमेरिका, चीन, अमेरिका, फिलीपींस, अमेरिका, ये कजाकिस्तान, रूस के साथ भारत, अमेरिका और भारत का बांग्लादेश, भारत की पहचान विश्व पर एक कॉरिडोर के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। जो भारत का जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि क्या है तो ये बताना है। यहाँ पे हो जाएगा 2023 से लेके 31 तक। ये भारत के जो क्वांटम प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 32 का बी हो जाएगा, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है ना। वर्ष 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आइकोमोस द्वारा 18 अप्रैल को स्मारक और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, और जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। तो इसका जो 2023 का विषय की बात करेंगे तो विरासत परिवर्तन है, जो जलवायु कार्रवाई में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका और कमजोर समुदायों की रक्षा में इसके महत्व पर केंद्रित था। एक पॉइंट और है कि अप्रैल 2023 तक अगर हम देखें भारत में जो 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से हम बात करेंगे 40 तो हैं, बट इसमें से जो 40 में से आपके 30 आपके कैसे हैं, सांस्कृतिक हैं, और 7 आपके नेचुरल हैं, और 1 मिश्रित है। तो आप मिश्रित वाला कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा है ना, कंचनजंगा, हाँ वही होगा दक्षिण भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि आपका भारत में प्रथम जल निकाय गणना
बताइए, भारत में जल निकाय गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो आपकी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल निकायों की संख्या है और लगभग यहाँ पे 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल थी ना, देश में पूरी थी फिर शीर्ष स्थान पर ये, और पश्चिम बंगाल में 7.47 लाख है। और सबसे अंतिम स्थान पर आपका सिक्किम हो जाएगा जहाँ पे 134 ही जल निकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। 34 में लिखा है पुष्करलू, कौन सा? पुष्करेलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? देखो यूपी इसमें से पता नहीं होगा किसी को कि पुष्करेलू कहाँ मनाया गया। ये वाराणसी मनाया गया भैया। पुष्करेलू उत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया और ये यहाँ पे जो 12 दिवसीय था, जिसे हम गंगा पुष्करम भी कहते हैं। इस त्यौहार को दरअसल तेलुगु में पुष्कर या पुष्करा के नाम से भी जाना जाता है और एक ऐसा त्यौहार है जो ग्रह गोचर के विशेष संयोग के कारण प्रत्येक 12 साल में आता है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नदी एक राशि से जुड़ी होती है और यह त्यौहार तब शुरू होता है जब बृहस्पति एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करता है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। और पुष्करलू को सबसे पवित्र अवधियों में से एक माना जाता है। जब भक्त पवित्र स्नान करने के लिए विभिन्न पवित्र नदियों में जाते हैं तो जब ये होता है। भारत में बहने वाली जो 12 सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे गंगा है, नर्मदा है, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, पुष्कर, तुंगभद्रा, सिंधी, प्रणाली, ये सब में फिर लोग नहाने जाते हैं। तो ये आपका वाराणसी में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। 35 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको रखा गया था। ठीक है, कौन सा? इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव। दरअसल क्या होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं के द्वारा ये साझेदारी में एक प्रस्तावित था और इसका उद्देश्य देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना था। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है? तो 2 स्टेटमेंट और छोटा कर लेते हैं, आंसर भी देखना। चलिए, साथी पोर्टल के बारे में बताना। इसमें लिखा है इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा साथी पोर्टल है, ये ध्यान रखना। तो दूसरे में लिखा है इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। तो यहाँ पे सी इज राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। दरअसल जो साथी पोर्टल है ना, तो भारत सरकार ने बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने से इसको लॉन्च किया। दरअसल क्या है इसमें कि ये बीज सेलिब्रिटी प्रकरण का मतलब पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे दोनों सही थे, चलिए बड़ा कर लीजिए। 37 में लिखा है खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू, कौन सा? मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ये जापान से हो जाएगा, डी से संबंध है। दरअसल यह एक जापानी व्यापारी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे यहाँ पे लगभग 1000 से अधिक युद्धबंदियों को ले जाते समय ये डूब गया था और हाल ही में से दक्षिणी चीन सागर में 4000 मीटर और 13000 फीट से अधिक की गहराई पर जो फिलीपींस के लुजोन द्वीप के उत्तर पश्चिम तट पर खोजा गया। बताइए। तो अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएन ईस्टर्न ने इसे डुबो दिया था। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देख रहे हैं अमेरिकी ऐसे लोग हैं, अमेरिका समझ लो। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने किया था नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। हाल ही में दरअसल भारत और यूनाइटेड किंगडम जो यूके, यहाँ पे क्या विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक हुई और भारत और यूके ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। 39 में लिखा है कि मार्च 2023 में
मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो 39 का ई हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर यूएसए के साथ किए। किसके साथ किए? अमेरिका के साथ। वाणिज्य और वार्ता जो इनकी 5वीं अमेरिका और भारत की वाणिज्य वार्ता थी, ठीक है, उसी में इन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की। अब दरअसल क्या करेंगे, दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग और जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय द्वारा ये दोनों को लोगों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए, या हम बोल सकते हैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेसे वाली फसलें हैं? तो रेसे वाली फसलें कौन सी? यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 दोनों है ना। यहाँ पे प्राकृतिक रेशम है, जूट है, कपास, ये कपास, जूट, भांग और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख जो फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक्शनल होगा, इसमें देखो ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट है। आप सीधे देखिए, जैसे सेक्शनल में आप लोग कपास क्या है, उसके बाद सारी चीज़ें जो भी लिखें सब बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? बताइए, ये क्वेश्चन आराम से बता दें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका भी हो जाएगा 24 अप्रैल को उसको जाना जाता है। हम बात करते हैं, इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था, तब से ये भारत में हर साल 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है। और यह दिन दरअसल क्या है ना, वर्ष 1992 में जब संविधान की जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होने का प्रतीक है, और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान, जिसे हम PRI को संवैधानिक दर्जा मिला था, इस वजह से इसको पूरे देश में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है, इनकी थीम है पंचायतों के संकल्पों की वृद्धि का अवसर। और गांधी जी के तो फ्यूचर देखते ही थे ना, द फ्यूचर्स ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज। वो कहते थे भारत का जो फ्यूचर है वो गाँव में बस रहा है। तो पहले गाँव को विकसित करिए। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे बात करते हैं 42 की। तो 42 में लिखा है कि आपका विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए, सही है या नहीं है वो बताने। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। दूसरे में लिखा है कि इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए वाला सही है, ना तो पहला सही है ना दूसरा, हमें सही बताना था। तो हम देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। दरअसल विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो 2023 आई, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFA के द्वारा इसको जारी किया जाता। 1 मिनट, UNFPA है ना, और प्रतिवर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है, जो विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकास और रुझानों को कवर और विश्लेषण करता है। साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों जैसे देशों और जनसंख्या समूह और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का प्रकाश डालता है। ओके, तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, भारत 2023 के मध्य तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भाई पहले सो आशा हम लोग ये करते थे कहीं ना कहीं 2030-35 तक हम लोग इंडिया क्या करेगी, चीन से आगे जनसंख्या में निकलेगी। लेकिन जब जो कोरोना आया ना, तो कोरोना के बाद जैसे आंकड़े आने लगे जनसंख्या के, भाई साहब इतनी ज़्यादा बच्चे पैदा हो हुए थे भारत में कोरोना के बाद कि सीधा हम लोग चीन को पार कर गए 2023 में ही, समझ गए ना। तो दरअसल थोड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे आबादी वाला देश आपका बन जाएगा। और जो जुलाई 2023 तक चीन की जो जनसंख्या थी वो थी इनकी 142.57। तो वहीं पे हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 142.86। तो ये क्या होगा, तो पहुंचने का अनुमान है, ये जुलाई तक था तो जुलाई निकल गया, लगभग ये लोग पहुंच गए। और 25% ये भारतीय 14 वर्ष से कम आयु के थे। तो पहले इंडिया पॉपुलेशन में आ गई। नए आंकड़े अगर हम देखेंगे तो आपका 142.86 यहाँ पे है। फिर चीन की बात करेंगे दूसरे नंबर फिर, है ना।
तो यहाँ पे 15 से 64 वर्ष की लगभग इंडिया में जो जनसंख्या वो 68% है, और 65 प्लस जो 65 प्लस की जनसंख्या वो आपकी 7% है, और TFR की बात करेंगे 2% है आपकी, और लाइफ मतलब 2.0 ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो 72.5%, मतलब 72 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपकी, उम्मीद है जीने की। हमसे ज़्यादा चीन के लोग जी सकते हैं, है ना। और ओवरऑल बर्ड की बात करेंगे 73.5 है। तो स्वास्थ्य भी खराब चल रहे हैं लोगों के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 43 का। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं। तो ये तो बता लेंगे, पी तरंगे है ना, पी तरंगे, हाँ पी तरंगे। तो पी तरंगें तेजी से चलती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें हम प्राथमिक तरंगें भी, मतलब प्राइमरी भी तरंग भी कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और गैस, तरल, ठोस जो भी है तीनों माध्यम में चल लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है ज्वालामुखी भू आकृतियों, कौन सी ज्वालामुखी भू आकृतियों में से एक बड़े गुम्मद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे लोकोलिथ के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लोकोलिथ के रूप में। किसी फिर से देख लेते हैं। ये एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, मतलब ऐसी अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 में छोटा कर लेते हैं। 45 में लिखा है विवर्तनिक प्लेटों के बारे में। विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। अपसारी सीमा समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। तो 45 का ए हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ए, कि जो अपसारी सीमा समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। तो विवर्तनिक प्लेट, ये अपसारी परिसीमा, इसका निर्माण तब होता है जब विवर्तनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। इन्हें हम विनाशकारी सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन ओरेगन तटरेखा जो सागरीय महाद्वीपीय अभिसारी परिसीमा का एक उदाहरण है। 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए 46 देखते हैं। 46 में लिखा है ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है। तो बताइए ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे? तो यहाँ पे पृथ्वी का परिभ्रमण से तो है ना। हाँ, पृथ्वी के, दरअसल ध्रुवीय पलायन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी पूर्ण वृत्त नहीं है, इसका जो भूमध्य रेखा पर उभार है, और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो अपकेंद्रीय बल बढ़ता जाता है। वैगनर के अनुसार अपकेंद्रीय बल में से इस वृद्धि के कारण ध्रुव पलायन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है कि थोड़ा छोटा कर लो। भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों के बारे में उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए, उनके हमें भार के हिसाब से लगाना। तो सबसे जो भारी होता है, हल्का होता है, सॉरी आरोही मतलब अवरोही आरोही घटते क्रम में सबसे भारी आपका मैग्नीशियम हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आपका पोटेशियम आएगा। तीसरे नंबर पे आपका सोडियम आएगा और चौथे नंबर पे आपका कैल्शियम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा सा अगर और इससे पहले की बात करें, सबसे भारी आपका एल्युमिनियम हो जाता है। एल्युमिनियम इसमें था नहीं। फिर आयरन होगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपके अदर आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 40 क्वेश्चन में लिखा है कि एक विज्ञान है, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे। उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। चलिए, अरे वही क्वेश्चन में लिखा, वही डेफिनेशन में लिखा है, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? तो किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है 49 का यहाँ पे।
क्वेश्चन 49 का डी हो जाएगा। सारगैसो सागर है, उसकी कोई तटरेखा नहीं है। दरअसल जो ओखोटस्क सागर है और इन सब की तो है, टाइसरियन समुद्र की भी है, भूमध सागर की, बट सारगैसो की कोई वो आपकी तटरेखा नहीं है। यह पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है और भूमि सीमा के बिना एकमात्र समुद्र है, और इसकी विशेषता महाद्वीपीय धाराओं की गति है। तो गल्फ स्ट्रीम है वो सारगोसो में ही बहती है, आप लोग सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। तो वो अटलांटिक महासागर में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो वो आपका क्रोशियो धारा है, जो क्रोशियो धारा है वो महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, बताना। तो एशिया में कौन सा मरुस्थल नहीं है, तो सिंपल सा ये काला आ रही है मरुस्थल जो एशिया में नहीं है, है ना। और जो रूब अल खलीस्तान की बात करें तो विश्व का सबसे सतत रेत का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सऊदी अरब में है। गोबी मरुस्थल आपका चीन में है, दक्षिणी मंगोलिया कह सकते हैं। और अरब मरुस्थल है वो आपका कहाँ पे, सऊदी अरब की राजनीतिक सीमाओं से लगा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम में यह यमन और पूर्वी सीमा ओमान तक पहुंचता है। काला आरी आपका कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पे एशिया का पूछा गया था, इस वजह से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है कौन सा है 52 में। तो यहाँ पे आपका मैकेंजी जर्मनी मैकेंजी फिनले नदी के प्रमुख ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब कनाडा के पास में, जर्मनी नहीं होगा, गलत है ये, और मैं सही बताना है। आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, हाँ आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, ये बिल्कुल सही है। डार्लिंग टर्की की बात करेंगे, डैन्यूब रूस नहीं, डैन्यूब नदी कहाँ पे है। असल जो आपका पहले बात करते हैं डार्लिंग टर्की की, तो ये निकोलस रेंज पामीर पर्वत तुर्कमेनिस्तान, है ना, बहिर्वाह अरब सागर के पास है डार्लिंग नदी, तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा इस वजह से। और आपका डैन्यूब रूस की बात करेंगे तो पूर्वी हाईलैंड्स का मध्य भाग है जो ऑस्ट्रेलिया, बहिर्वाह मतलब मर्रे नदी पे डैन्यूब नदी। स्रोत ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, पर्वतवाह काला सागर, तो यहाँ पे अपना क्या है, बी सही है। बस नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। लिखा है यह एक गर्म शुष्क स्थायी हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है, इसे भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कौन सा पहले, यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है, और इसे भी हम कहते हैं कि, तो क्या कहते हैं, इसे हम चिनूक कहते हैं। जो उत्तरी, देखो दरअसल क्या है, सबसे बड़ी बात है कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों से उतरती है और सर्दियों की हवा है, तो इसे चिनूक कहते हैं। क्या कहते हैं, चिनूक। 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 54 में लिखा है हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो बताने। तो हिमानी में फर्स्ट में लिखा है कि हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियाँ हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपरदन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होने के कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट है क्योंकि दोनों सही हो रहे हैं। यहाँ पे हिमानी भू आकृतियों के बारे में आकृतियाँ की पूछा था, तो दोनों सही है। मानचित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियों और सर्क बीमारों के शीर्ष अपरदन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है, सही है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। तो कौन सी वायुमंडलीय परत है जो ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। भाई तो ये मध्य मंडल होगा ना ओजोन परत के ऊपर। 12 किलोमीटर लगभग ये जो रहती है।
क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध है? कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है, तो वो बताना है। तो यहाँ पे लाओस है। कौन सा? लाओस। दरअसल लाओ दक्षिण पूर्व एशिया स्थल रुद्ध देश है जो म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया और थाईलैंड से घिरा हुआ है। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिफ्टी सेवन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रेफ्ट वैली, कौन सी ग्रेट रेफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिकी गति के लिए जानी जाती है। तो 57 का यहाँ पे ए हो जाएगा। केन्या को ग्रेट रेफ्ट वैली के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? केन्या को। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो कौन सा वो जलडमरू मध्य है जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है? तो 58 का आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बोस्पोरस जलडमरू मध्य जो काला सागर को जोड़ता है। हम हॉर्मुज की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉर्मुज आपका ओमानी मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है और यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये फारस को प्लस ओमान को है ना। फिर हम जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो यह दक्षिणी स्पेन और उत्तर पश्चिम अफ्रीका के बीच स्थित है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर, ये भूमध्य को प्लस अटलांटिक को करता है। फिर मलक्का संधि की बात करते हैं तो यह पश्चिमी इंडोनेशिया, द्वीप सुमात्रा और पूर्व में प्रायद्वीपीय पश्चिम मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड के बीच में स्थित है। ओके, और यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का पता ही होगा। और इसमें बोस्फोरस के बारे में बता ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मतलब 59 में लिखा है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका और रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है। तो कौन सा है स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक और कहाँ पे? ये दक्षिण अफ्रीका और रूस और कनाडा के खनन में, ये ऐसे देशों में खनन किया जाता है। तो 59 का आपका बी हो जाए। क्रोमियम है आपका। क्रोमियम यह अपने संक्षारण प्रतिरोधी गुणों के कारण स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसका जो खनन है आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में दिया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक स्रोत है जो क्वार्ट्ज एक सामान्य खनिज है जो जिप्सम का उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में लिखा है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? कौन सा? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आपका हो जाएगा तंजानिया में। दरअसल सेरेनगेटी आपका तंजानिया में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह और जल की तलाश में 20 लाख जंगली जानवरों और सैकड़ों हजारों चकारा और जेब्रा का वार्षिक प्रवास किया जाता है। 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच स्थित? यूरोप और यूरेशिया हो जाएगा ना। अल्पाइन पर्वत है। चलिए देखते हैं। यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? काकेकस पर्वत है जो अल्पास मध्य यूरोप में स्थित एक विशाल और प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सहित कई देशों में जोड़ता है। तो कैपेथियंस की बात करें, कैपेथियंस पर्वत है आपका पूर्वी यूरोप में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला बनाते हैं जो पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया सहित कई देशों में जोड़ते हैं। काकेकस आपका है पर्वत जो यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है जो काला सागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ। और ये जो पर्वत श्रृंखला इसकी है जो ना, तो ये ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां भी हैं, इसमें हरी भरी घाटियां हैं। तो काकेकस के पश्चिमी भाग में स्थित माउंट अल्कस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और है क्या? पायरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। ओके ठीक है। 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 62 में लिखा हुआ है, पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। समझ में? वह है पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एटलस पर्वत है आपका, जो पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला है जो अफ्रीकी
महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर से होकर आधुनिक मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। और जो इसका भूभाग कठिन है और वहाँ एक कारण भी है कि अतिथि है बहुत पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से अफ्रीका के उत्तरी तट पर हम बोल सकते सारा रेगिस्तान से अलग करती है। 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 63 में लिखा है कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँखों और रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है। तो 63 का डी हो जाएगा, लेमूर है वो आपकी। लेमूर प्राइवेट है और आज लगभग 32 लाख अलग अलग प्रकार के जो लेमूर अस्तित्व में हैं, जिसमें से सभी मेडागास्कर के लिए स्थानिक हैं और जो अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व तट पर एक द्वीप में मतलब ये सब रहते हैं। तो लेमूर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम कौन सा है 64 का आपका बी हो जाएगा, बिली जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है ना। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम है, कौन सा है, बिलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा और बात कर ले, जैसे बेहिंसक तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और हिंसक पवनों, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। उन्हें हिंद महासागर में चक्रवात और अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली के नाम से भी जाना जाता है। 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युगों में या झीलों महाद्वीपों में से कौन से सही हैं वो बताने हैं आपको। तो 65 का आपका डी हो जाएगा। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में होता है कहाँ पे, टिटिकाका झील आपकी जो है वो सही बताना था, दक्षिण अमेरिका में। पहले मैं बैकाल झील की बात करें तो बैकाल झील आपका मध्य एशिया में है और ये लगभग जो यूरेशिया के देश साइबेरिया के दक्षिणी भाग में, और इसका जो आकार है अर्धचंद्राकार है। लेक आयर की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। फिर हम सुपीरियर झील की बात कर लीजिए। अब सुपीरियर झील कहाँ पे, तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील और आयतन में भी काफ़ी बड़ी है और तीसरी सबसे बड़ी पानी की झील है। इसमें लगभग 10% ताज़ा सही पानी रहता है और ये कहाँ पे, अमेरिका में। और हमसे यहाँ पहुँचा था टिटिकाका दक्षिण अमेरिका। हाँ, ये भी सबसे बड़ी मीठे जल की झील टिटिकाका मीठे जल की काफ़ी बड़ी झील है। 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 66 में लिखा है सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो सोलोमन द्वीप बताना अपने कहाँ पे, ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, सोलोमन द्वीप जो है ना ये आपका दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। सोलोमन द्वीप दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें जो मेलोनेशिया में ज्वालामुखी द्वीपों और काले जो कोरल एटोल की दोहरी श्रृंखला शामिल है। 67 देखते हैं हम लोग। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है बताइए। माउंट एसो ज्वालामुखी के बारे में देखना है तो ये जापान में, माउंट एसो की बात करेंगे जापान में। और जापान के जो क्यूशू के क्षेत्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में वर्ष 2021 और वर्ष 16 में सक्रिय हुआ था। ऐसा देखो, जो सक्रिय होते हैं करंट में उनको देखना जरूरी रहता है ज्वालामुखियों को, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसो का प्राचीन कॉल्डेरा दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है कि पोर्टबार पठार कौन सा, पोर्टबार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ये बताना। तो 68 पाकिस्तान में ये पोर्टबार है ना, पाकिस्तान के जो उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है और कुछ नहीं जानना इसको। हाँ, ये जान सकते हैं यहाँ पे आपका जो यह गांधार शब्द का एक प्रमुख हिस्सा था और यह हिंदू और बौद्ध समुदायों के लिए शिक्षा का केंद्र था और ये फारसियों और सिकंदर महान के नियंत्रण में आ गया था बाद में, ये जरूरी था। 69 क्वेश्चन नंबर लिखा है सियादा नेवादा बताइए कहाँ, सीधा सा पता है कहाँ पे होगा।
पर्वत है और ये जिसका निर्माण भूप्रकृति प्राकृतिक दोषों के कारण हुआ है। ये कैसा है? ब्लॉक पर्वत है आपका सियादा नर्मदा। मेकांग नदी के बारे में पूछा आपसे कि मेकांग नदी निम्न से किस सागर में गिरती है, बताइए। तो ये आपका ए हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर में गिरती है मेकांग नदी। कहाँ पे? 6 देशों से बहती है वो। यह वियतनाम में मेकांग डेल्टा के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में गिरती है और यह म्यांमार और लाओस के बीच तथा लाओस और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ग्रैंड कैन्यन उदाहरण है, बताइए। ग्रैंड कैन्यन उदाहरण किसका है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे अवनाल का अपर्दन का आपका ग्रैंड कैन्यन उदाहरण है। किसका? अवनाल का अपर्दन का। एक ये मील गहरा है, मतलब ग्रैंड कैन्यन 1 मील गहरा है और लाखों वर्षों में ये कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हाँ, स्पीड से करा रहे हैं। देखो इसमें बहुत सारे भी पेपर हैं, कह रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ ढेर सारे पेपर सामने, क्वेश्चन तो एक बार आ जाए, तो स्पीड से करते चलिए और भी कवर करा देंगे। अभिकथन दिया गया, कारण लिखा है कि अभिकथन में कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70% अक्षांशों में पाई जाती है। कारण में लिखा है कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। तो 72 का यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए सही है आपका। अभिकथन उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी यूरेशिया में स्कैंडिनेविया से लेकर अधिकांश साइबेरिया तक फैली हुई है और उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड से अलास्का तक 50 से लेकर 70% वहाँ तक डिग्री तक फैली हुई है। तो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। तो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में संक्षिप्त ठंडी गर्मी और अत्यधिक ठंडी होती है। तो इस वजह से आपका क्या हो गया? ए सही है, आर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? तो पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? 73 का डी हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। सभी जीव भोजन, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, आश्रय ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसमें जो जीवित है हम जैविक बोल सकते हैं और निर्जीव को अजैविक बोलते हैं। दोनों घटक शामिल है, पर्यावरण स्थिर नहीं है। जैविक और अजैविक दोनों कारक प्रवाह में है और ये लगातार परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो परजीवी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? तो हमें सही क्रम बताना है पारिस्थितिकी संगठन का। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले जनसंख्या होती है, फिर जनसंख्या मिलकर एक समुदाय बनाती है। समुदाय क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और पारिस्थितिकी तंत्र से एक बायोम बनता है, बायोम से एक जीवमंडल बन जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम जनसंख्या के पहले जीव भी रख सकते हैं क्योंकि जीव भी तो होता है जो जीवित हो, जीव है, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जीवमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखते हैं। 75 में लिखा है वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरे को अप्रभावित रहता है। मतलब एक को तो हानि पहुंच रही हो, एक दूसरा अप्रभावित रहता है, तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी अंतर्जातीय परजीवी कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्जातीय परजीवी, मतलब एमेंसेलियम। एक प्रजाति जो नुकसान पहुंचाता है और दूसरे अप्रभावित रहता है। मतलब उदाहरण जैसे एक बड़ा पेड़ एक छोटे पौधे को छाया देता है जिससे छोटे पौधे क्या होता है का विकास रुक जाता है और छोटे पौधे का पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है, दो दिए गए सही है या नहीं। किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। दूसरा लिखा है कि अनुक्रमण के अंतिम चरण को हम चरम समुदाय कहा जाता है। तो 76 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे सही है क्योंकि जो पर्यावरण के जो अनुक्रमण के बारे में लिखा था, अग्रणी समुदाय पौधे का पहला समूह जो कि किसी क्षेत्र पर अधिकार करता है और चरम समुदाय अधिकार की पंक्ति में अंतिम होता है। तो अनुक्रमिक चरण अथवा सेरेस वे रहे हैं जो चरम समुदाय की ओर ले जाते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग।
77 क्वेश्चन नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना हमें। और पहले में लिखा है कि आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो भैया सही है। बेलांचली पौधों की जड़ें नरम उत्तक से बनी होती हैं, ये भी सही है। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों पश्चिमी और मध्य हिमालय की बड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे 77 का गलत हो जाएगा। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, नहीं है ना। भारत में वनों के प्रकार चैंपियंस और सेठ ने इनको 9 प्रकार ने 16 प्रकार में वर्गीकृत किया था, इस वजह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है कि आपका भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो ये तो पता ही होगा। चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका, ये झांसी में है और 1962 में इसको स्थापित किया गया था, भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और ये अंतर विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से चारा उत्पादन एवं उसके उपयोग के सभी पहलुओं पर निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में लिखा है वे जीव जो जड़ वाले हो पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पेरीफाइटन कहते हैं। क्या कहते हैं, दरअसल पेरीफाइटन वे जीवित हैं जो मजबूती से लगाए गए पौधों के तनों एवं पत्तियों से चिपकी रहती हैं, जो नीचे की मृदा से ऊपर उड़ती है, जिनमें सेसाइल शैवाल और उसके साथ रहने वाले जीव शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। 80 में लिखा है निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करना है, 80 में किसे माना जाता है, जो ज्वारनदन को माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्वारनदन वह स्थिति होती है जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, और ज्वारनदमुख जल निकाय है जहाँ नदी से ताजे जल का प्रवाह समुद्र से ज्वार द्वारा लाए गए खारे जल से मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे पहुंच गए हैं। 81 देखते हैं क्या है। में लिखा है स्वच्छ गंगा निधि जो CGF के संदर्भ में निम्नलिखित 4 कथन दिए गए, इसमें से कौन से सही है वो बताना। लिखा है पहले में इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी, ठीक है। दूसरा लिखा है कि इसका जो संचालन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, और हमें यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा सही बताना था। तो यही दूसरा वाला सही है। यहाँ पे इसका जो संचालन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। तो जो गलत है उनको डिफाइन कर लेते हैं। दरअसल हम बात करें, तीसरे में लिखा है निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों, NRI एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। डी में लिखा है यह योजना वित्त पोषण और मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए विशिष्ट एवं मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तो 81 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। दरअसल क्या कि स्वच्छ गंगा निधि की स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत की गई। इसमें योगदान को कंपनी अधिनियम बनाया था 2013 की अनुसूची 7 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब CSR गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इस वजह से ये आपका ऊपर वाला आधा तो सही था, आधा गलत लिखा था। और ये एक मिनट, इसमें गलत ही बताना, सॉरी, ये सब सही है और यहाँ पे क्या है, ये सब सही गलत, ये गलत हो जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं, ये वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में चलता है। और क्या है कि उसमें सही लिखा नहीं, कथन सही लिखे बट यहाँ पे नहीं हो जाएगा, नहीं वाला बताना, सही नहीं है। इसका जो संचालन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट बैंक द्वारा खाते के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य है देश के निवासियों, अब वो NRI हो या PIO, इन सब लोगों को योगदान के साथ गंगा नदी की स्वच्छता में सुधार करने के लिए, और यह प्रकृति में उत्प्रेरक होगा तथा साथ ही विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान एवं वित्त पोषण करेगा। जो पायलट परियोजनाएं ना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, अभिनव परियोजनाएं अथवा अन्य केंद्रित परियोजनाएं हो सकती हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों को इसी इन सब के उद्देश्यों को इसमें डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82।
हाँ, एक आध कहीं गलत दिए जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठे तो। फ्लाई एस के बारे में बताना। फ्लाई एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया है, क्या होता है ये। फ्लाई एस के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। दूसरे में लिखा है इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देती है। तो 82 का ए हो जाएगा यहाँ पे पहला। फ्लाई एस के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। फ्लाई एस की बात करें तो ये कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ये सब पाया जाता है, इस वजह से सही है। और आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। फ्लाई एस का उपयोग बंजर भूमि के लिए करें, किसके लिए, बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण में किया जाता है और फ्लाई एस में फसल की उपज वृद्धि हो सकती है। 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो 83 का सी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागालैंड। दरअसल क्या, अमूर फाल्कन दुनिया में सबसे अधिक भ्रमण करने वाले रैप्टर हैं। वे हर साल मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की उड़ान के दौरान नागालैंड की दुआंग झील पर बसेरा करने वाले हैं और इसलिए नागालैंड को विश्व का फाल्कन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। 84 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या धातु रोग सही नहीं है। तो बताना है धातु रोग कौन सा सही नहीं है। पारा से मिनीमाटर रोग होता है, बिल्कुल सही है। कैडमियम से टाइटाई रोग हो जाता है, ये देखो आरओ में पूछा जाता है, पीसीएस में, बिल्कुल सही। आर्सेनिक की बात करें तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ये भी सही है। लेड से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता है, लेड से क्या होता है, एनीमिया होता है ना, एनीमिया। और नाइट्रेट से होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला गलत हो जाएगा, बकाया सारे सही थे। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में लिखा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटापूर्ण रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है। तो कौन सी प्रक्रिया जो क्षेत्र को कीटापूर्ण रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है। तो 85 का आपका बी हो जाएगा। इसको हम बायो रेमेडिसियंस कहते हैं, क्या कहते हैं, बायो रेमेडिसेंस कहते हैं। और पर्यावरण में ये दूसरे पदार्थों को हटाने एवं भूमि पर पौधों के उत्पादों में केंद्रित करने के लिए पौधों के उपयोग को फाइटो एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जो ए में दिया गया, हाँ ए में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। में लिखा है वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो वायु प्रदूषण के लिए हम बताना कौन सा एक जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। 86 का सी हो जाएगा, वो लाइकेन है आपका। जैव संकेतक एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। कुछ लाइकेन वायुमंडल प्रदूषण के प्रति संवेदनशील भी होते हैं, जो उन्हें वायु गुणवत्ता का अच्छा जैव संकेतक होते हैं, है ना, बताते हैं जैव संकेतक, तो लाइकेन हो जाते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित बताना है इसमें से कौन से। महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त होती है। दूसरे में लिखा है जल विद्युत ऊर्जा तरंग ज्वारीय विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा है। बायोमास सूर्य से उत्पन्न कर ऊर्जा है। सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से 2 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो 87 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, डी वाला सही है आपका। सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से 2 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। महासागरों की जल की जो गति की बात करें, पहला का जो है महासागर की जल गति नवीनीकरण ऊर्जा के विभिन्न रूपों से, जैसे तरंग ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा, धारा ऊर्जा, ये सबसे लवणता होती है ना। महासागरीय तापीय प्रवणता ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा का एक विशाल भंडार होती है। जलीय विद्युत ऊर्जा की बात करें तो क्या है, यह ऊर्जा का एक रूप है जो गतिमान जल की शक्ति का उपयोग करता है और जैसे झरने के ऊपर से प्रवाहित हो जल बिजली उत्पन्न करता है। बायोमास क्या, तो बायोमास सब लोग जानते होंगे क्या है ना, सह उत्पादन, बकाया सारी चीजें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की देखते हैं। कॉलोनी पतन विकार बताना। कॉलोनी पतन विकार सीसीडी संबंधित है। सीसीडी संबंधित आपका मधुमक्खियों से, किससे, मधुमक्खियों से संबंधित है। और यह एक नया टैग नाम है जो वर्तमान में एक ऐसी स्थिति को दिया जा रहा है जो मधुमक्खी कॉलोनी की वैक्स आबादी के अष्टीकृत तीव्र हानि की विशेषता है। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग।
कि लिखा है कि प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन था। ये बताना है कि ये प्रयोग के लिए पहली बार इसको संशोधित किया गया था, तो पहला वृक्ष कौन है भारतीय, वो आपका हो जाएगा रबर का वृक्ष। आनुवांशिक रूप से संशोधित जी वृक्ष के साथ ये पहला प्रयोग केरल में रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका विकसित रबर के वृक्ष के साथ किया गया था। और तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है। तो नहीं है वाला देखना है और स्वस्थानीय संरक्षण का नहीं है, बकाया मतलब 3 होंगे, एक नहीं है। तो ए वाला नहीं, प्राणी उद्यान नहीं होगा, बकाया राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र सब है। हम बात करें बहुस्थानीय या स्वस्थानीय की, तो पहले स्वस्थानीय को ही देख लेते हैं क्या है। तो स्वस्थानीय संरक्षण जीवों एवं पौधों को अनेक प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करता है। देखो अब यहाँ ऐसे नाम दिए गए थे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो स्वस्थानीय ही हो सकते हैं, है ना। प्राणी उद्यान, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहीं प्राणी उद्यान दरअसल ऐसे समझ लो चिड़ियाघर, इसको कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाता फिर, इस वजह से नहीं होगा। तो जीव एवं पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। स्थापित प्राकृतिक आवास जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य हो गया आपका, ठीक है, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित वन क्षेत्र ये सब आ जाते हैं। और यहाँ पे बाह्य स्थानीय की बात करें तो उनके प्राकृतिक आवास में ना संरक्षण करके उन्हें और कहीं संरक्षण देना, जैसे पौधों की खेती की जाती है कोई भी ना, गंगा के घड़ियाल को उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में फिर से लाया गया, ये तो ये सब आपके बाह्य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 में लिखा है निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। बताइए किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। तो आराम से बता सकते हैं, नहीं आराम से नहीं बता सकते, फेफड़े नहीं गलफड़े होते, इल होता है वो। इल मत्स्य परिवार का भाग है जो साथ ही इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। और समुद्री सांपों में गलफड़े नहीं बल्कि फेफड़े होते हैं। समुद्री सांप होते हैं उनमें गलफड़े नहीं फेफड़े होते हैं और उन्हें हवा के लिए सतह पर जाना पड़ता है। तो जलीय जीव इनमें गलफड़े नहीं होते हैं, वो डॉल्फिन और व्हेल है। डॉल्फिन और व्हेल में गलफड़े नहीं होते हैं, मतलब फेफड़े होते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। तो नहीं वाले पर ध्यान देना, तो आपका पिग्मी हॉग नहीं है, बकाया सारी गुलाबी सिर वाली बतख है, हॉक्सबिल कछुआ है, मालाबार सिबेट, ये सब आपकी प्रजाति संकटग्रस्त है, बट आपका पिग्मी हॉग नहीं है। गुलाबी सिर वाली बतख की बात करें तो एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त की कैटेगरी में आता है। और एक बड़ी गोताखोरी करने वाली बतख है जो कभी भारत के गंगा मैदानी इलाकों में, जैसे महाराष्ट्र हो गया ना, बांग्लादेश में, हमारे इन सब जगह दिखाई जाती थी, लेकिन 1950 के दशक से इसको देखा नहीं गया। फिर हम हॉक्सबिल समुद्री की बात करेंगे, ये भी गंभीर संकटग्रस्त की कैटेगरी में आएगा। मुख्य रूप से भारतीय प्रशांत और अटलांटिक महासागर की उष्णकटिबंधीय चट्टानों में पाया जाता है। मालाबार सिवेट की बात करेंगे, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या भारत के पश्चिमी घाट के स्थान थे। पिग्मी हॉक ये लुप्त प्राय है कि अभी देखी नहीं जा रही, और एक है ऐसी प्रजाति जो एक संकेतक के रूप में कार्य करती है या स्तनधारियों की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, जो आपके घोंसले मतलब एक टाइप से जो घोंसले के साथ बनाती है। हम क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 में लिखा हुआ है जीव जो रेंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है। तो जो जीव रेंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है वो आपका 93 का बी हो जाएगा, माइक्रोविली वायरस हो जाता है। कौन सा? माइक्रोविली वायरस आपका वह जीव है जो रेंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है। चलिए थोड़ा सा देख लें तपेदिक क्या है। तो इसमें माइकोबैक्टीरियम जीव पाया जाता है और संबंधशील पशु क्या होते हैं, इसमें हिरण, मछली, बिल्ली है, प्राइमेट्स, हाथी, ये सबसे तपेदिक। एंथ्रेक्स की बात करेंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये गौर जीतल जंगली सुअर भौंकने वाला हिरण होता है। रेबीज वायरस है, बाघ, शेर, भालू, नेवला, गैलेरी, इसमें सब होता है। खुरपका और एवं मुँहपका की बात करेंगे तो FMD वायरस है, और ये गौर, नीलगाय और चीतल, सामर, इन सब में होता है। रेंडर पेस्ट की हम लोगों ने देखा, तो रेंडर पेस्ट क्या है आपका, माइक्रोविली वायरस है। हिरन, जंगली सुअर, जंगली भैंस सबसे हो जाता है। नेक्स्ट आपका टैक्सोप्लाज्मा लिखा है, प्लाज्मोस, तो ये आपका टैक्सोप्लाज्मा गोदी से होता है। सीरस मॉक सिवेट बिल्ली के होता है। 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
94 में लिखा है समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने दो दिए गए। समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता है। तो 94 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों सही है, ऑप्शन डी इज राइट है। क्योंकि जो ये समुद्री जो घास है, ये हम बात करते हैं अगर ये आवृतबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास समुद्र जीव की बात करें जैसे दिखते हैं, बट इनमें जो पुष्प पट्टे जैसे अंडाकार पत्तियां और एक जड़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से बताना सही कौन सा नहीं है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि और गहन मनोरंजन के क्षेत्र की अनुमति है। तो 95 का आपका डी हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रमुख क्षेत्रों में इसको विभाजित किया जाता है जैवमंडल को। और ये कोर क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सार्वधिक संरक्षित क्षेत्र है और उसमें स्थानीय पौधे और पशुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली क्या होता है यहाँ पे ये आर्थिक प्रजातियों को जो जंगली संबंधियों को संरक्षण करते हैं और साथ ही साधारण वैज्ञानिक रुचि वाले महत्वपूर्ण आनुवंशिक भंडार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की तरह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा लगाए गए नियमों द्वारा संरक्षित होता है और इसे मानवीय हस्तक्षेप से रहित बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोनों ही गलत हो रहे थे, तो ये आपको बता दिया। हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा वो बताना। वो तो सरसई नावर झील है, यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक स्थायी दलदल है और इसे इटो गंगेटिंग बाढ़ क्षेत्र की या विशिष्ट आर्द्र भूमि दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से होने वाले वर्षा को प्रवाह से पोषित होती है। थोड़े और दिए गए, कांजली की बात कर लें। कांजरी भूमि ये आर्द्र भूमि है और ये ब्यास नदी बेसिन में है। ठीक है, अब जब ब्यास नदी कहाँ पड़ेगी आपके पंजाब में, तो पंजाब में ये। यशवंत सागर की बात कर लीजिए कहाँ पे, तो यशवंत सागर ये एक स्वच्छ जल भंडार है और 1930 के दशक से इसे इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। कांवड़ ताल की बात करें तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 97 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या राष्ट्रीय उद्यान या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं वाला बताना हमें। इसमें लिखा कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में बिल्कुल सही है, तो हमें गलत बताना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में नहीं। गुगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका तेलंगाना में नहीं, कहाँ पे ये, इसको हम तेलंगाना की जगह महाराष्ट्र कर देंगे। क्या कर देंगे? महाराष्ट्र। अब जाके सही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अमरावती जिले की में है ये और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों की विशाल आबादी के लिए लोकप्रिय भी है। और आपके नेक्स्ट डी में लिखा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, तो वो बिल्कुल सही है, मिजोरम में ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या लिखा है। लिखा है कि रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो ये तो आप आसाम से बता देंगे, लेकिन 2-3 फसल देंगे, सबका चूज करके बता दो। ये जो किया जाता है और आपकी सरसों की जाती है, बस कपास मूंगफली ये तो होगी नहीं, तो केवल 1 और 2 हो जाएगा रबी की फसल। जैसे इनकी हम बुआई की बात करें ना, रबी की फसल की कब अक्टूबर दिसंबर तक हो जाती है, समय अवधि जो इनकी रहती है। हाँ, पूरे समय अवधि अक्टूबर से दिसंबर तक। और कटाई मतलब वही बुवाई चलती रहती है, बीच बीच में कटाई फिर अप्रैल जून में होती है। फिर फसलें जैसे गेहूं है, जौ है, मटर है, चना, सरसों आदि सब। और राज्य कहाँ कहाँ पे ये होती है, तो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खरीफ की बात करेंगे वहीं पे, तो इनकी बुवाई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होगी। इनकी जो फसल रहेंगी वो मक्का है, जो पानी वाले हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब।
और इनकी फसल मोस्टली होती कहाँ, तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये तटीय क्षेत्रों में होता है। जायद की बात करें तो बुआई एवं कटाई इनकी मार्च जुलाई में होती है, और रबी और जो खरीफ के बीच का समय होता है ना, उसी टाइम पे जायद की होती है। मौसमी फसल इनकी जो सब्जियां, चारा फसलें, ये सब होती हैं, अधिकांश उत्तरीय एवं उत्तर पश्चिमी राज्य में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय का, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, कॉफ़ी का बोर्ड और इसका चाय का, तो ये कोलकाता में भारतीय चाय बोर्ड है ना। बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसे वर्ष 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसमें लगभग 1954 में ये कार्य करना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसके बाद आपके 50 क्वेश्चन और बचे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित है, तो बताइए किसकी सिफारिश, तो ये कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर, मतलब हम जैसे एमएसपी कह सकते हैं ना, तो एमएसपी आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के। दरअसल इसमें होता क्या है, किसानों को भुगतान की जाने वाली गारंटीकृत राशि है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है ना। तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP की सिफारिश पर आधारित है, जो उत्पादन की लागत एवं आपूर्ति बाजार मूल्य के रुझान और अंतर फसल का मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करती है। तो CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यक्रम है और जनवरी 1965 में पहले तो अस्तित्व में आया, और भारत की जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति थी, उसमें MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदन किया। इसका उद्देश्य मोस्टली उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने से है कि किसानों ने जितनी लागत लगाई उससे ज़्यादा उनको उपज मिलनी चाहिए। तो MSP 22 शनिवार फसलों के लिए होती है, और MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य वो FRP होता है ना। तो गन्ने पे MSP नहीं लगता, 22 फसलों पे लगता है। गन्ने पे क्या FRP होता है। अन्य फसलों में खरीफ ऋतु की 14 फसलें और 6 आपकी रबी फसल के 2 वाणिज्यिक फसल इसमें आ जाती हैं 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया गया। तो 101 का C हो जाएगा। ये 75वां था आपका। मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में राष्ट्र महासभा UNGC द्वारा वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया। कदन दरअसल क्या, उच्च पोषण मूल्य वाला ये स्मार्ट फूड है और जलवायु के अनुकूलन है, और साथ ही कई संयुक्त राष्ट्र सतत विकास मतलब SDG के अनुरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। अच्छे पेपर है, देखिए दृष्टि का पेपर है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे UPPCS का फुल सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, और आपको UPSC के लिए भी यहाँ पे टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद फिर से आपका जून में RO होगा, वो भी कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्रांति दी गई, कृषि क्रांति और संबंधित दिया गया कहाँ पे कौन सी क्रांति चलती है। तो यहाँ पे हम जो आ रहा है पहले वो कर लिए। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति आपके टमाटर से हो जाएगी। सॉरी, लाल क्रांति टमाटर, क्या बोल रहे क्या लिख रहे हैं। पीली क्रांति किससे हो जाएगी, तो पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से होती है ना, तो लगा दो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो जहाँ पे C का दूसरा दिख रहा है और D का चौथा दिख रहा है, C का दूसरा, D का ऑप्शन यहाँ पे आपका D वाला बिल्कुल, सॉरी B वाला बिल्कुल सही है। कौन सा, B सही है। आप मैच कर लेते हैं। स्वर्णिम रेशा क्रांति की बात करें तो जूट उत्पादन से होता है, और दूसरी क्रांति की बात करेंगे उर्वरक से होती है। तो यहाँ पे सारे हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा और बता देते हैं। जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से होती है ना, स्वर्णिम क्रांति आपकी स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट उत्पादन से हो गई। फिर आपके बाद हरित क्रांति, देखिए स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति केवल फल से रहेगी, और हरित क्रांति खाद्यान्न, दूसरी क्रांति उर्वरक, गुलाबी क्रांति मांस और मुर्गी पालन, है ना। लाल क्रांति टमाटर बता दिया, गोल क्रांति आलू, रजत क्रांति अंडा, श्वेत क्रांति है ना, भारत में से हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, या दुग्ध डेयरी उत्पादन सबसे रहे। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा है भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन से सही है कौन से नहीं। चावल और जूट भारत में तर कृषि की मुख्य फसलें हैं। कौन सी? चावल और जूट की बात कर रहा है ये। चावल और जूट भारत में तर कृषि की मुख्य फसलें हैं और सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। 103 का आपका ए है, दोनों सही हो रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, है ना। दरअसल क्या है कि जलोढ़ जो मृदा होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग आपके 200 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं यहाँ, हाँ, क्योंकि मृदा में जो पर्याप्त मात्रा में इनकी नमी रहती है। और तो इस प्रकार की जैसे आपकी जो खेती वो चावल और जूट इन फसलों की जाती है और मोस्टली कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये जितने भी मालाबार घाट तट है ना उन सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। वन 104 में लिखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। किसकी? मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। 104 का डी हो जाएगा यहाँ पे। डी में लिखा है कि पहला आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये घटते क्रम है तो ऑप्शन डी इज राइट था यहाँ पे भारत में मक्के की खेती के। तो मक्के उगाने वाले देशों में जैसे भारत क्षेत्रफल में चौथे एवं उत्पादन में 7वें स्थान पर है। जो विश्व का मक्का क्षेत्र लगभग 4% और कुल उत्पादन का 2% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और फिर इसके बाद भारत में वर्ष 2018-19 के दौरान मक्के का क्षेत्रफल 9.2 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया था। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद बिहार सबसे अधिक मक्का उत्पादन राज्य और आंध्र प्रदेश में राज्य की उत्पादकता सबसे अधिक है। उत्पादकता अधिक है, पैदा वो एरिया अलग, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, फिर बिहार। 105 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। और यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका राजधानी मुंबई में स्थित है, इसकी आर्थिक राजधानी, है ना। और यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1882 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था। वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष कौन था? 106 का सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन थे। इन्होंने ही NCF मतलब राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन की बात की थी और ये 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 107 में लिखा है कश्मीर हिमालय में करेबा संरचनाएं किस किस उत्पादन हेतु तो उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है। तो करेबा जो हिमालय में करेबा संरचना है वो किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो ये जाफरन के लिए होते हैं। किसके लिए? कश्मीर हिमालय में करेबा संरचनाएं प्रसिद्ध है, वो केसर की स्थानीय किस्म है जाफरन की खेती, उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 हम लोग। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, देखो अभी चाय का बोर्ड पूछ दिया था, अब कॉफ़ी बोर्ड पे आ गया, तो मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका डी हो जाएगा, ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना 1942 की धारा 4 के तहत किया गया था। अधिनियम 1942, हाँ, धारा 4 के तहत। बोर्ड में अध्यक्ष जो मुख्य कार्यकारी सहित 33 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में। 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 109 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के क्षेत्र से नहीं आता। 109 का सी हो जाएगा, वो हरियाणा है आपका। क्या? भारत में गन्ने की कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र अथवा जोन है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गन्ना, ये 4 क्षेत्रों में जलवायु के हिसाब से बांटा गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र एवं 5 तटीय क्षेत्र है। 4 प्रायद्वीपीय क्षेत्र, 5 तटीय क्षेत्र, जिनमें आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, केरल, ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं हम लोग।
लेकिन भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR के बारे में पूछा है। एक मिनट, भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR की स्थापना कब की गई थी? 110 का ए हो जाएगा। ये 16 जुलाई 1929 में की गई थी। कब? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना ICAR की गई थी। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रवर्धन के लिए इसको ये शीर्ष ने कहा है। 111 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? तो भारतीय बागवानी का जनक बताना में 111 का डी हो जाएगा। MH मैरीगोडा को यहाँ पे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है। किसको? MH मैरीगोडा को। एक 112 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताना मवेशियों के क्रम के हिसाब से चलना है। तो वहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मवेशी उत्तर प्रदेश में, फिर आपके राजस्थान में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका बिहार है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। हाँ, ये 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 113 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? पूर्वी राज्य बताना। तो जो पूर्व के राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन सबसे पूर्वी राज्य वो मिजोरम हो जाएगा ना। हाँ, वही कर्क रेखा मतलब 23 हाफ नॉर्थ जो लाइन है ना वो, तो देश के मध्य से होकर गुजरती है ना, तो 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में मिजोरम पड़ेगा। अच्छा, ये बताया कौन से? चलिए देख लीजिए। राजस्थान से, यहाँ से गुजरात से शुरू करिए आप, ये मैप बनाइए ऐसे, ठीक है। अब ज़रा ज़रूरी नहीं है गुजरात फिर राजस्थान हो जाएगा आपका, है ना। फिर मध्य प्रदेश से तो बीच में आ जाएगा, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल ही आ गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद अब ये एरिया और है भी यहाँ पे, ये मिजोरम आ जाएगा। तो मिजोरम ही लास्ट में पूर्वी। अब सही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 में लिखा है कि आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। तो 114 क्वेश्चन नंबर का आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस चट्टान जो प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्निवरस से लेकर ये नवीनतम चट्टानें शामिल हैं, और ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारतीय और हिमालय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ओके, हाँ, ये जैसे आपके गोंडवाना हो गए ना, दक्कन ट्रिप है, तृतीय प्रणाली, ये सब। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं इसमें और उसके बाद दूसरा पेपर सॉल्व कराना है। 115 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 115 क्वेश्चन में लिखा है कि पोगा घाटी, देखो नए नए वर्ड मिलेंगे आपको। पोगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पोगा घाटी की बात करेंगे। ये आपका लद्दाख में देखो जितनी भी घाटियाँ हैं, झीलें, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पोगा घाटी अपने भारत के लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो भूतापीय घाटी है और इसे साल्ट लेक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय कि चांगका घाटी से घिरा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 116 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा तट स्थित है इसमें बताना। भाई कोंकण तट है। पूर्वी तट क्या हो जाएगा, आप ऐसे बनाएंगे है ना भारत का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी तट, कोंकण तट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पूर्वी तट पर स्थित है। एक मिनट, निम्नलिखित में से एक मिनट ऑप्शन और दिए गए ना नीचे। तो पूर्वी तट पर स्थित है वो बताना हमें, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ना, ये वाला ए का मतलब है 2 3 4। तो फिर से बनाते हैं भारत का मैप। तो पूर्वी तट पर यहाँ से आएगा आपका 2 3 मतलब उत्कल, उड़ीसा के पास आपका उत्कल हो जाता है। फिर आपका आंध्र वाला आंध्रा के पास हो जाएगा।
फिर आपका कोरोमंडल तट आ जाएंगे। तो पूर्वी तट पे 2 3 4 ही है, वो गलत हो गया था, नहीं वाले चला गया था। उत्कल तट आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट, ये सब पाए जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। 117 में अभिकथन दिए गए, कारण दिए गए और बताने कौन से सही है कौन से नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभिकथन में लिखा है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़, चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो अधिकांश सहायक नदियां बड़ी और अपने जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में, यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आपका आर गलत है। ठीक है, इसके बारे में एक मिनट, क्या हो जाएगा, सी सही, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जिसे हम तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जानते हैं और इसका जो उद्गम है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला से हुआ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा में एक बड़ा मोड़ लेने के बाद भारत में प्रवेश करती है ना। चलिए 118 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 118 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। तो अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा कौन सी नदी, ए हो जाएगा ना, घग्गर नदी है, क्योंकि ये नेपाल से आती है इसलिए हम अंतर राज्य से बोल सकते हैं। हरियाणा और राजस्थान में बहने वाली है, घग्गर अंतर्देशीय अपवाय, क्योंकि ये हिमालय से निकलने के बाद राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त भी हो जाती है। लूनी की बात करें तो लूनी नदी जो अरावली पर्वतमाला से निकलने के बाद कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। गोमती और सोन नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी प्रणाली की बात करें तो वे नदियाँ जो समुद्र तक पहुँचने में असमर्थ हैं उनको हम अंतर्देशीय कहते हैं। ठीक है, और जल निकासी वाली भी होती हैं। लद्दाख और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की कुछ नदियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं का बताएगा। 119 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये तो बता देंगे आप, है ना, पढ़ा हुआ सबका। भांगड़ा नागल बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है और ये हीराकुंड नदी उड़ीसा में बना है, महानदी के तट पर। और 1979 में इस परियोजना का शुरुआत की गई थी। भांगड़ा नागल बांध की बात करें तो सतलज नदी पर एक कंक्रीट ग्रेटी बांध है और उत्तरी भारत में पंजाब हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा पर, सॉरी हाँ, भांगड़ा के बारे में बताया। हीराकुंड आपका बताया तो महानदी उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए 120 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 120 में लिखा अल नीनो, कौन सा, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताने हैं। तो यह एक गर्म धारा है जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है और यह मानसूनी गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए 21 को देखते हैं क्या लिखा। 21 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो मृदा निर्माण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी इज राइट हो। उपरोक्त में से सभी आपको जनक चट्टान हो, है ना, तापमान हो, तलरूप हो, समय हो, सब समय के हिसाब से भी सारी चीज़ें ये आपको मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 को क्या लिखा है इसमें। उसमें लिखा है काली मृदा के संदर्भ में हमें काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो नहीं वाला देखना, 4 दिए गए, 1 सही हो, 1 गलत है, 3 सही हो गए। इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती है, बिल्कुल सही है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की कमी होती नहीं, ये गलत है आपका। और यह कपास, गेहूं, तिलहन और सब्जियों और खट्टे फलों की खेती का समर्थन करती है काली मृदा, बिल्कुल डी वाला भी सही है, बट पहला गलत है। इसे हम काली कपास मृदा के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और यह मोस्टली आपका महत्वपूर्ण फसलों के लिए है, जैसे हम इसे रेगुलर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है तो ये भाई महाराष्ट्र है मुख्य रूप से, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, है ना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, थोड़ा बहुत यहाँ भी इन सब में पाई जाती है। यहाँ पे जो फसल है तो ये कपास है, गेहूँ, ज्वार, अलसी, सूरजमुखी, तेल के बीज, सब्जियाँ और खट्टे फलों के लिए होती हैं। तो बोल सकते हैं महाराष्ट्र में अंगूर की खेती, नागपुर में। हाँ वही 123 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। तो मृदा निम्नीकरण का प्रभाव क्या नहीं है वो बताना। 123 का डी हो जाएगा, खनन नहीं है आपका मृदा निम्नीकरण का प्रभाव, है ना।
भूमि संरक्षण प्रदान की गुणवत्ता में गिरावट का एक मुख्य कारण भूमि क्षरण और इससे लगातार कम हो रहे रकबे के 84% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मृदा के कटाव, संदूषण हो या प्रदूषण के कारण साल दर साल वृद्ध भूमि का क्षरण होता जाता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे खनन। नहीं पूछा था ना, भूमि है संरक्षण, बाढ़ में वृद्धि, सूखा से सब हो जाएंगे, लेकिन खनन नहीं होगा। अरे खनन से थोड़ी प्रभाव पड़ता है मृदा पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। टुंडा मृदा के बारे में लिखा है कि टुंडा मृदा के बारे में निम्नलिखित कथन में से सही है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, यही सही है। यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज़ राइट है यहाँ पे। सी मतलब केवल 2 वाला सही है और पहला गलत है। दरअसल टुंडा एक प्रकार का बायोम है ना, और जहाँ पेड़ों की वृद्धि का कम तापमान के कारण बाधित होती है। और टुंड्रा के 3 क्षेत्र और संबंधित प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका टुंड्रा। तो ये टुंड्रा वनस्पति छोटी झाड़ियों जैसे सेज हो गया ना, घास, काई है, लाइकेन, इन सब से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 देखते हैं हम लोग। 125 क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत के समान रूप से पाए जाने वाले वन। तो भारत में समान रूप से जो वन पाए जाते हैं वो हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। दरअसल उष्ण जो तटीबंधीय पर्णपाती वन है जो भारत में समान रूप से पाए जाते हैं, वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो वर्षा की जो सम्मान 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और ये पेड़ आराम से लगे रहते हैं। और ये पेड़ लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हाँ पर्णपाती, पर्णपाती भी तो लिखा है उसमें, देख लिया करो क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। लिखा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य था। पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया सकता, क्या उद्देश्य था इसका। सिंपल सा एक क्वेश्चन पहले आप हमेशा करेंगे। इसमें 33% भौगोलिक क्षेत्र को वनावरण के अंतर्गत आना था। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवांशिक पुल का संरक्षण था। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज राइट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के जो उद्देश्य थे ये थे ना जी। हाँ, अगर ये बात करें तो जो पर्यावरण मतलब मानव जाति की जो समृद्ध वनों को संरक्षण के लिए जो पहले राष्ट्रव्यापी जो रणनीति, संरक्षण रणनीति 1952 में आई थी, फिर इसमें इसका उद्देश्य बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 में लिखा है कृषि संबंधी सूखा माना जाता है मतलब क्या माना जाता है। कृषि संबंधी सूखा की बात करेंगे तो यहाँ पे ए ही ले, मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है उसी को हम मान लेते हैं, है ना, कृषि संबंधी सूखा। मौसमी संबंधी सूखा लिखा है ना, और कृषि संबंधी सूखे के प्रकार लिखे कि मौसमी संबंधी सूखा भी होता है और फिर आपका उसके बाद कृषि संबंधी सूखा होता तो इसे मृदा नमी सूख जाने पर, नमी के सूख जाने पर उसमें होना चाहिए जाना जाता है, जिसमें मृदा की नमी कम होती है जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक होती है। अब जब नमी कम हो जाएगी तो सिंपल सा उसको हम कृषि संबंधी सूखा ही मानेंगे। 128 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है। तो नहीं पे ध्यान देना है, कौन सा कथन नहीं है। तो ये बी वाला नहीं है, इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ये आपका सही नहीं है। बकाया सारे सही, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दाब के केंद्र होते हैं जिनमें केंद्र से बाहरी क्षेत्रों की ओर वायुदाब बढ़ता है। परिणामस्वरूप पवनें बाहर से केंद्रों की ओर प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। 129 में लिखा है जल विभाजक प्रबंधन के बारे में। जल विभाजक प्रबंधन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। इसमें रिसाव तालाबों, पुनर्भरण कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपव्यय को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास परियोजना है। तो 129 का आपका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जल विभाजक प्रबंधन मूल रूप से सही सतह एवं भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन तथा संरक्षण को संदर्भित करता है। इसमें अपव्यय को रोकना एवं विभिन्न तरीकों जैसे अंतःस्राव, टैंक, पुनर्भरण कुआं आदि के माध्यम से भूजल का भंडारण
पुनर्भरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 पे हम लोग पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है। मतलब 3 होंगे, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं वो बताना। 130 क्वेश्चन नंबर का। तो टुंड्रा वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, बकाया प्रवाल भित्ति है, ज्वालामुख होता है, कैल्प वन होता है। अब कैल्प वन सोच के गलत मत कर देना, इस वजह से उसको देखना है कि कैल्प वन के रूप में जाने जाने वाला है उथला जल का एक वातावरण होता है। ठीक है, तब बनता है जब कई प्रजातियां एक साथ सघन रूप से बढ़ती हैं और समुद्री घास के नाम से इसे जाना जाता है। भूरा शैवाल कह सकते हैं इसे ना, ये उथले जल में वृद्धि करता है। ओके, 131 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वन 31 में लिखा है लोहे अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है। तो लोहे अयस्क किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है, ये धारवाड़ में पाया जाता है। किसमें, धारवाड़ में। हाँ, लोहे अयस्क आपका धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ रॉक सिस्टम इसलिए खास है क्योंकि यह भारत की पहली रूपांतरित तलछटी चट्टान है। इन्हें धारवाड़ प्रणाली नाम से दिया गया क्योंकि इनका अध्ययन सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में किया गया था, लेकिन ये अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, दिल्ली और हिमालय क्षेत्र में ये सब पाए जाते हैं। 132 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कॉपरफील्ड राज्य दिए गए हैं, तो इनके बारे में बताना है। कॉपरफील्ड है राज्य, कहाँ पे कॉपर पाया जाता है, किस क्षेत्र में। चंद्रपुर की बात करेंगे तो चंद्रपुर आपका हो जाएगा पहला, महाराष्ट्र में ये चंद्रपुर है ना। अगर आप स्टेट सिटी लोकल एरिया भी जानते रहेंगे तब भी लगा लेंगे। हसन की बात करें तो हसन आपका क्या हो जाएगा, ये हसन आपका ये कर्नाटक में। और खम्माड़ की बात करेंगे तो खम्माड़ कहाँ पे हो जाएगा भैया, जैसा नाम वैसा ही होगा, नहीं वैसा नहीं, लेकिन खम्माड़ ये आंध्र प्रदेश। खेतड़ी आपकी राजस्थान, तो पता ही होता है ना, तो खेतड़ी राजस्थान। ऑप्शन ए इज राइट है यहाँ। चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र हो गया था, और हसन आपका कर्नाटक, खम्बाड़ आपका आंध्र प्रदेश, खेतड़ी आपकी राजस्थान में। ऑप्शन ए इज राइट क्वेश्चन नंबर 132 का। चलिए 133 देखते हैं। 133 में लिखा है कि आपका बोनाई गुरुबुरु, कौन सा, बोनाई गुरुबुरु नुआमुंडी खदानें किस खनिज क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये किसकी खनिज क्षेत्र, ये आपकी लोहे अयस्क की हैं, और ये अपनी उत्तरी पूर्वी पठार देशों में पाए जाते हैं। लगभग यहाँ पे आपके जो 90% 95% की अयस्क की लोहे अयस्क की बात करें तो ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सब राज्यों से ही प्राप्त हो जाता है। 134 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वन 134 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 दिए गए। पहला लिखा है तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। दूसरे में लिखा है मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो 134 का आपका बी हो जाएगा, केवल दूसरा वाला यहाँ सही है। मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ओके, 135 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है कि लोहे और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन से खनिज आवश्यक हैं। तो लोहे और इस्पात उद्योग के बारे में बताना है। 135 का आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 4 1 2 4 सही है। लोहे और इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल होना चाहिए, डोलोमाइट होना चाहिए, क्रोमियम होना चाहिए आपके लोहे इस्पात के लिए। ठीक है, लोहे ऐसे कोकिंग कोल, मैगजीन्स, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, ये सब इसी में आ जाते हैं ना। क्रोमियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 देखते हैं। 136 में लिखा है गोल्ड फील्ड पर विचार करना है। कोलार गोल्ड फील्ड लिखा है, हट्टी गोल्ड फील्ड लिखा है, रामगिरी गोल्ड फील्ड लिखा है। तो इसमें से फील्ड जो कर्नाटक में है वो बताने हैं आपके। देखिए कोलार तो है ही, है ना, तो हम पहले ए वाला जहाँ जहाँ दिख रहा है वो तो सही हो जाएगा, बट ए आपका जैसे दूसरे में नहीं है तो दूसरा तीसरे में, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। फिर एक और ढूंढ लीजिए, कोलार तो है ही, कोलार एक कर्नाटक में, हट्टी भी कर्नाटक में, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये सोना एक बहुमूल्य धातु है ना, उसी के ये फील्ड है आपके। 3 गोल्ड फील्ड है, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड है, फिर आपका कोलार जिला है रायचूर जिले में, हट्टी गोल्ड फील्ड, दोनों ये कर्नाटक में है। और अंतरपुर जिले की आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पे रामगिरी गोल्ड फील्ड है।
तो ये तीनों ही गोल्ड फील्ड हैं, बट आपके 2 कर्नाटक में। और कर्नाटक में भारत में जो सोने का सबसे उत्पादक है कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब जो आपके KGF मूवी बनी ना, वह इसी पे बनी। सोने का भंडार लगभग 80 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है। ये क्षेत्र अभी भी भारत में सोने का सबसे बड़ा आपूर्ति पूर्वक बना हुआ है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है, उसमें सोना ही सोना निकलता रहता है। वो सिंपल सा वो मूवी भी बनी ना, KGF 1, KGF 2, बस इसी पे है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? बताइए भैया, जो नहीं बहती वो बताना हमें। 137 का हो जाएगा आपका बी, महानंदा। यहाँ कहाँ आ जाएगी ना, बेतवा है, गोमती है, घाघरा, बट महानंदा नहीं है, क्योंकि महानंदा तो नेपाल में है, हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में विलय हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 138 क्वेश्चन नंबर लिखा है, देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए गए। ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषता हैं। ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो 38 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सी इज़ राइट, दोनों ही सही हैं यहाँ पे, पहला और दूसरा, क्योंकि भूस्खलन की घटना ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषता हैं और ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित भी होती हैं। 139 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 139 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? तो छोटी प्लेट नहीं है वो बताना। 139 ए हो जाएगा। अंटार्कटिका आपकी है वो छोटी प्लेट नहीं है ना। प्लेटों के प्रकार की बात करें, जैसे आपका अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेट वो होती हैं ना। उत्तरी अमेरिकी प्लेट जिसमें हम पश्चिमी अटलांटिक में सम्मिलित कर लेंगे। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जिसमें हम कैरिबियाई द्वीप, इन सबको निर्धारण करता है, ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट हो गई, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, सब इसमें आ जाते हैं। चलिए 140 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 140 पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख के टक मारते रहेंगे। नर्मदा नदी पे बना है ना, हाँ। और इस परियोजना की जो शुरुआत की बात करें 1979 में शुरू हुई थी और ये मोस्टली क्या गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच एक साझा किया जाता है। इसका जो जल है, ये मतलब जो विद्युत ऊर्जा है ना यहाँ से, जबकि सिंचाई का लाभ केवल यहाँ पे गुजरात और राजस्थान को मिलता है। जो लेकिन जो विद्युत बनती है वो 3 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब देखते चलते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक आपका उड़ीसा हो जाएगा, है ना। तो उड़ीसा, जिसका उपयोग हम एल्युमिनियम के, बॉक्साइट का उपयोग किस में करते हैं? एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 142 लिखा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो सी हो जाएगा, 2009 में की गई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 2009 को की गई थी। और प्रधानमंत्री इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, इसके जो सदस्य हैं केंद्रीय मंत्री, संबंधित मुख्यमंत्री भी होते हैं। जहाँ से ये गंगा बहती है उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। 143 क्वेश्चन नंबर, विश्व वन्यजीव दिवस बताना है कब मनाया जाता है? तो भैया 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। 3 मार्च को मनाया जाता है और 3 से मार्च ये विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में इसे नामित किया गया। प्रस्ताव 3 मार्च से लेकर 14 मार्च तक 2013 के बीच बैंकॉक में आयोजित किया गया था। जंगली जीवों और वनस्पति की जो लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन की गई थी। उसी टाइम पर 16वीं बैठक में COP16 में इसको ग्रहण किया गया था, मतलब माना गया था। चलिए 144 क्वेश्चन नंबर है और इसमें अधिनियम दिया गया, परियोजना वो ये, वर्ष कब, कौन सी परियोजना कब चालू हुई थी? तो यहाँ पे हमें बताना है, सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बिल्कुल सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 ये भी सही है आपका। प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर है जो वो आपका ये 73 में आया था, 72 में नहीं, 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी बिल्कुल सही, 1992 में आया था। तो बकाया सारे सही थे आपका। ये प्रोजेक्ट टाइगर वैसे भी आप देख के ही लगा देते कि 73 का पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 में पहले आया, फिर उसके बाद कहा कि नहीं टाइगर को भी बचाना, 73 में जस्ट वो आ गया, हाँ। फिर सोचा हाथी को भी बचाना, 92 में आ गया। फिर जैविक जो विविधता अधिनियम भी लाए गए 2002 में। सेक्वेंस से चलो
कोई दिक्कत नहीं, पूछ दी जाता, कभी सीक्वेंस से पूछता है। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आद्य भूमि का प्राथमिक कार्य है? तो आद्य भूमि का प्राथमिक कार्य क्या है जो पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में देखना है? तो ये हो जाएगी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है ना, या एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके पर्यावरण भूगोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये पारिस्थितिक तंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, मतलब संग्रहित करते हैं, और जिससे जलवायु परिवर्तन कम होता है। तो सिंपल काफ़ी अच्छा है, और एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता में सुधार करता है, जैव विविधता का समर्थन करता है, और विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास भी प्रदान करता है ना। तो शहरीकरण आद्य भूमि को नष्ट कर सकता है, जिसने यहाँ पे जो लिखा है ना, तो शहरीकरण से हमें कोई लेना देना नहीं। 146 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समय अवधि क्या है? तो ये बताना। तो भाई ये 2020 से लेकर 2025 तक इस योजना को चलाया गया था, और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया था, और इसकी जो वर्ष था 2020 से लेकर 25 तक लॉन्च किया गया था। गिद्धों के संरक्षण के लिए इसमें है, और उद्देश्य इसका क्या है कि जो आपका डिक्लोफेनक जो दवा थी इसका न्यूनतम उपयोग करना है, सुनिश्चित करना कि जिससे इन्हीं से इनकी जो डेथ होती थी कि वो जानवर को खिलाई जाती है, जानवर मर जाते हैं तो ये खाते हैं इनको बेचारे को। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पिंजौर मतलब उदय भारत में भोपाल, पूर्व उत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के लिए 4 बचाव केंद्र भी बनाए गए। इसमें हम 147 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और आज के सेशन के लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए देखते हैं। लिखा है भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, कौन से सही है कौन से नहीं है वो बताना है ना। 147। तो इसमें लिखा है कि पहले में कि पश्चिमी घाट जिसे हम सादरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे में लिखा है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका सी वाला सही है, क्योंकि दोनों ही सही हो रहे हैं यहाँ पे ना। पश्चिमी घाट जिसे हम सादरी पहाड़ी के रूप में भी तो जानते हैं, और वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए भी जाना जाता है। तो इस श्रेणी को हम उत्तरी महाराष्ट्र में सादरी और केरल में सहाद्रा पर्वतम कहा जाता है। ठीक है। हाँ, ये विश्व विरासत में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया, क्योंकि एक जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है ये। 148 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है कि नदी के मिनरल्स के संबंध में बताने कौन सा कथन आपका सही है। तो जिसका देखते हैं, नदी के मिनरल्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज राइट है। नदी के जो मिनरल्स से लिखा ना, या नदी के मिनरल्स के होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। अब मिनरल्स एक लैंड फॉर्म नहीं है, बल्कि केवल एक प्रकार का चैनल पैटर्न होता है ना। ठीक है। अरे वही नदियों का आना जाना। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट देखते हैं। 149 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो बता दीजिए। सारे बंदरगाह एक बार देख लीजिए। पूर्वी तट पे नहीं है, तो ये वाला आपका पूर्वी तट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। हम पूर्वी तट की पहले बात कर लेते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो आपका तमिलनाडु पड़ता ही है, नीचे आ जाएगा है चेन्नई में। पश्चिमी घाट की बात करें तो केरल में आपका कोच्चि आ जाता है। फिर हम बात करें पूर्वी तट पर तमिलनाडु का एन्नोर आ जाएगा। फिर पूर्वी तट पर देखेंगे पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो हल्दी आ जाएगा इधर कहीं। ओके। फिर पश्चिमी तट पर आएंगे गुजरात इधर आ जाएगा। गुजरात का देखो बोलते ही समझ में आ रहा होगा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। हाँ गुजरात का हो जाएगा कांडला बंदरगाह। पश्चिमी तट पर फिर कर्नाटक का मंगलूर हो जाएगा। पश्चिमी तट पर ही गोवा मोरमू गोवा हो जाएगा। पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा। पश्चिमी तट पर ही महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा, JNPT जैसे कहते हैं। पश्चिमी तट पर आपके महाराष्ट्र के बदावन बंदरगाह। पूर्वी तट पर उड़ीसा पारादीप आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये पारादीप। पूर्वी तट पर तमिलनाडु तूतीकोरिन, और पूर्वी तट पर ही आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन यहाँ पे 49 का आपका सी वाला था कि आपका जो बदावन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा बदावन कहाँ पे आपका ये आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर आ जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 150 नंबर का देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं देखना है। गोदावरी मंजीरा बिल्कुल सही है।
क्योंकि गोदावरी की जो सहायक नदियाँ इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरवरी, पेगाम्बा, प्राणहिता, ये सब है। कृष्णा पेगांगा की बात करें तो कृष्णा पेगांगा यहाँ गलत है, ऑप्शन बी, क्योंकि कृष्णा की सहायक नदियाँ आपकी तुंगभद्रा है, घटप्रभा है, भीमा, बेदवती, कोयना, बारना, टिंडी, मुस्सी, दूध गंगा। पेगंगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेगंगा भी मैंने बता दिया ना गोदावरी की है। महानदी हसदेव की बात करें तो ये आपका सही है, महानदी की सहायक नदी हसदेव है। और भी इनकी हैं, सियोनाथ है, जौक है, मांड है, आईवी, ओंग, तेल। झेलम की सहायक नदी की बात करें तो किशनगंगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज यहाँ पे रॉन्ग था। तो आई होप आप लोगों की चीज़ें पसंद आ रही होंगी। मैंने 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दृष्टि का सॉल्व करा दिया पूरा। अब सारे पेपर कंटिन्यू डेली दृष्टि के ही भी डालेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। जितनी ज़रूरत थी एक्सप्लेनेशन की उतना करते जा रहे थे। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिसको भी पीसीएस 17 मार्च को पेपर देने जाना तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और 26 मई को आपका यूपीएससी का पेपर होगा, तो जिस किस भाइयों को देना है, भाई और बहनों को, तो वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।